सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो से अपन शुरू करेंगे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, जो अपन की लास्ट 3 वीडियोस थी छोटी रहेगी। ऐसे अपन के कुछ कंसेप्ट अपन सीखेंगे, उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो यार तुम लोग ने अगर वो वीडियोस जाके नहीं देखी तो जाके देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन अच्छे से बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। सो यार इस वीडियो में अपन लाइक टारगेट रखते हैं 120। होप तुम लोग पूरा कर दोगे, क्योंकि तुम लोग को पता ही है काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मेरे नोट से उठ के आ रहे हैं जो अभी जेई मेंस हुआ था, ठीक है। तो यार जब पता ही है फायदा पहुंचा रहे तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, और लाइक करके के साथ कमेंट करके भी बता देना अगर तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो, ठीक है। सो यार इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अपन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉमन कंसेप्ट सीख लेते हैं। पहली बात, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस है ना। ये इक्वल नहीं होता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये अपन का नॉर्मल वैसा वाला नहीं चलता है, तो अपन को एक ये वाली बात याद रखनी है। दूसरा, ये तुमने यार यहाँ से सीखा ही होगा यहाँ से कि इसको कैसे अपन को याद रखने का तरीका है। आई क्रॉस जे, अगर यहाँ से अपन क्लॉकवाइज आएंगे तो अपन का होता है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा, मतलब उल्टा, फॉर एग्जांपल कभी आ गया कि यार के क्रॉस जे क्या होता है, तो ये मेरे पास होता है माइनस टाइम्स ऑफ आई। सिमिलरली जे क्रॉस आई होता है माइनस टाइम्स ऑफ के। मैंने लिख रखा है, अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सीधी सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है अपन को ये पहले समझना चाहिए। वो होता है अपन का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल ढूंढना, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो सीधी सी बात है, ट्राइंगल का एरिया एरिया कितना होता है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, उसकी वो दे देगा। और सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला, इसको डबल कर दो। डेफिनेटली अपन ने सीख रखा है यार यहाँ से कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हाफ होता है विद रिस्पेक्ट टू पैरेललोग्राम। तो अगर मैंने ए क्रॉस बी को फाइंड कर लिया, मॉड मतलब जो कर लिया, वो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया तो बन गया। या फिर एक और तरीका होता है, अगर मान लो उसने अपन को डायगोनल्स दे दिए d1 वेक्टर और d2 वेक्टर, जैसे ये अपन के पास पैरेललोग्राम है, अगर उसने अपन को यहाँ से ये दे रखा है d1 वेक्टर और ये अपन को दे रखा है यहाँ से कुछ d2 वेक्टर, तो क्या मैं इसको यहाँ से हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर फाइंड करके ले लूंगा तो मेरे पास भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं इसको फाइंड करने के। एक और अपन का टाइप का कंसेप्ट आता है जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए वेक्टर बी, बी वेक्टर सी, सी वेक्टर। का मतलब ये होता है, उसने अपन को बोल दिया कि देखो तुम्हें हमने यार यहाँ से 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। यहाँ से ये पहले तो यहाँ से ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं ए बी सी, तो ये मेरे पास आ जाता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो बोलेगा कि यार तुम तो यार यहाँ से ऐसे फाइंड कर लो, हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बट टू बी ऑनेस्ट ये कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, और तुम्हें ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली 3 बार फाइंड करना है ना। उससे छोटा तरीका ये भी तो है कि तुम ये कर लो कि यहाँ से तुम इतना वेक्टर निकालो, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके इतना वेक्टर निकालो और तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम ऐसे निकालो कि हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर का मॉड निकालो। क्या ये सही आंसर आएगा? ये ऑफ कोर्स आएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये हाफ टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब बेसिकली जब तुम इसको एक्सपांड करोगे ना तो तुम्हें यहाँ से ये वाला फॉर्मूला ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यार बेसिकली ये और ये कुछ फर्क नहीं है, बट यहाँ से अपन ने इसको बस एक्सपांड कर रखा है। जैसे यहाँ से तुम बोल लो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना, क्रॉस अपन का सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको तुम यहाँ से अगर ओपन करोगे, उसका सब करोगे, सजाओगे अच्छे से, तो तुम्हारे पास यहाँ पे वापस से ये वाला फॉर्मूला ही मिलने वाला है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने लिख रखा है गो बाय सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच मतलब ये दो वेक्टर्स को माइनस करो एक दूसरे में, इसको माइनस करो और तुम्हारे पास हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आंसर आ जाएगा उसका मॉडुलस फाइंड करके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। उसने बोल दिया कि कोई 3 पॉइंट्स हैं यहाँ से, मान लो ये मेरे पास ये प्लेन है। उसने बोल दिया कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये फिर इसको ऐसे एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। उसने बोला कि इस प्लेन में ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इस प्लेन में ये जो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ से, तुम मुझे बताओ कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा। काफी आसान है। काफी लोगों को लगेगा यार भैया ये तो 3D का सवाल है। नहीं, 3D का सवाल नहीं है। क्या मैं ऐसा फाइंड कर सकता हूँ, 3 वेक्टर है, 3 पॉइंट्स है यहाँ से, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर एक ये वाली लाइन में ली थी, लाइन मिलेगी ये वाली वेक्टर की। सिमिलरली दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर ये वाली लाइन मिलेगी। अगर मैंने यहाँ से इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो मेरे राइट हैंड रूल से क्या मेरे पास ये परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा? अपन ने सीख रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर्स के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होगा।
कितना आसान तरीका था। ये बेसिकली कंसेप्ट होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। तुम किसी को भी दो में से सब्ट्रैक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ऐसे समझ लो कि यार अगर मुझे फाइंड करना है ऐसे ये ए बी वेक्टर और मेरे पास यहाँ से क्रॉस करना है ऐसे, मेरे पास यहाँ से ए सी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर कितना होता है मेरे पास यहाँ से बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो मैं यहाँ से इसका क्रॉस लेना है सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। अब बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर यहाँ कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा बेसिकली आई कैप माइनस ए, मतलब ये बन जाएगा जे कैप, और माइनस के माइनस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ से -3 k कैप क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बन जाएगा माइनस ए कैप, सी वेक्टर माइनस ए मेरे पास बन जाएगा ये +3 j कैप, और ये मेरे पास बन जाएगा -k कैप। बट ये अपन ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और यहीं से मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट नॉर्मल था कि अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे उससे अगर परपेंडिकुलर निकालना है उस प्लेन का, तो अपन तो भाई उन 3 पॉइंट्स को 2 वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और यहां से अपन उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो मेरे पास यहां से आंसर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट हाँ, क्या इससे जो आंसर फाइंड होगा वो फाइनल आंसर है? नहीं, वो तो पूरा वेक्टर होगा, उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा बाय इट्स मॉड्यूलस। क्योंकि उसने पूछा क्या, ध्यान से पढ़ो, उसने पूछा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, उसने ये नहीं बोला फाइंड अ वेक्टर, उसने बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो जो आंसर आएगा उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना, तब जाके तुम्हें यहाँ से उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? सही है, आगे चलते हैं। एक रिजल्ट जो अपन का जेई मेंस में काफी बार पूछ चुके हैं वो होता ही है ए क्रॉस बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मतलब बेसिकली तो मॉड भी लगा सकते हो यहाँ पे, मॉड है ना, विल बी इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी का वेक्टर। काफी बार मतलब क्वेश्चन में वो लोग घुमाने के लिए क्या पूछते हैं, वो यहाँ से ये बोल देंगे कि ए क्रॉस बी दे देंगे और फिर वो बोल देंगे मॉड ए और मॉड बी दे देंगे। फिर वो तुमसे पूछेंगे तुम तो हमें भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। अब लोग इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, यहाँ से मॉड बी इंटू साइन थीटा, है ना। तो उनको ए क्रॉस बी का मॉड पता है, तो उन्हें मॉड ए भी पता है, मॉड भी पता है, तो यहाँ से तुम वो क्या करेंगे, यहाँ से वो निकालेंगे साइन थीटा। क्या अगर तुम्हें साइन थीटा दिया तो तुम कॉस थीटा निकाल सकते हो? ऑफकोर्स यार, यहाँ से ट्राइंगल अपन को अगर पता है साइन थीटा क्या, तो कॉस थीटा निकाल दोगे। अगर कॉस थीटा पता है तो फिर तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए की वैल्यू पता है, मॉड बी की वैल्यू पता है, और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अभी हाल साइन थीटा से डिराइव करी है। वो थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाता है, बट ये वाला डायरेक्ट अपन को अगर फॉर्मूला पता है, रिजल्ट पता है, तो काफी छोटा हो जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी एक सीखने का है, इसको अपन ने मतलब शायद पिछली वीडियो में भी कवर किया, पिछले से पिछली वीडियो में भी कवर किया, और आने वाली ये चलते रहेगा क्योंकि कॉमन कंसेप्ट है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सिमिलरली आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्या दिया हुआ है कि ना तो ए जीरो है ना तो बी जीरो है, एंड ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। बात समझ में आ गई? देन फाइंड आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने तो भैया सीख रखा है कि अगर जब भी मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो मैं तो आरएचएस को एलएचएस में ले जाऊंगा भाई। मैंने तो एक बात सीख रखी है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। क्या मैं इसको थोड़ा इज्जतदार तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं अगर इस वाले को यहाँ पे लिखूँ तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। इज्जतदार तरीके से मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। और मैंने तो यहाँ पे अगर सीख रखा है कि अगर कोई भी मुझे इस टाइप का फॉर्म दे रखा होगा तो मैं उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे इसको ये बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, एक मिनट, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सीधी सी बात है यार यहाँ से, है ना। हाँ, इसको अगर मुझे ऐसे इसके फॉर्म में बताना है इंडिपेंडेंसी, तो मैं इसको ऐसे ही तो बताता था। अब दोनों इक्वेशंस को तुम ऐड कर दो, तो यहाँ से बेसिकली बचेगा क्या, ये मेरे पास बचेगा 2r वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इंटू लैम्डा प्लस 1 प्लस बी वेक्टर इंटू म्यू प्लस 1, और इस 2 को तुम यहाँ से यहाँ पे ला दो। अब तुम बोलोगे कि भैया आपने ए और बी के टर्म्स में तो बता दिया, बट यहाँ पे ये लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1 भी तो आ रहा है। बट तुम यहाँ से ये समझो, लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1 बेसिकली है क्या, एक कांस्टेंट है। अगर एक कांस्टेंट है तो बस मेरा ये फाइनल आंसर भी तो यही होगा ना।
सीधी सी बात है। अगर तुम्हें बताऊं और करना है, तुम ऐसा कर लो, इस 2 को इसमें और इस वाले कांस्टेंट में डिराइव कर डाल दो, और एक तुम नया कांस्टेंट अपने उससे बना दो, या फिर इसको इज्जतदार तरीके से लिखना है तो तुम ऐसे बोल लो a टाइम्स एक्स प्लस बी वेक्टर वाई, जहां पे जो x और y है मेरे पास, x और y मेरे पास कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। बस मेरे पास यहाँ से डिराइव हो गया, यहाँ से आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था अपन का समझना कि क्या मैं यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ या नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं। ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स इन द स्पेस, देन प्रूव दैट दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी। इतना अपन को अकल ही नहीं लगाने की शुरू कहां से करना है। मैं तो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा मैं उसको उतार के लिखूंगा। 4 पॉइंट्स दिए हुए, मैं 4 पॉइंट्स लिखता हूँ, ए बी सी डी। मैंने बोल रखा है बचपन से कि मैं तो भैया एक वेक्टर को हमेशा जीरो मानने देता हूं। क्यों? ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो क्या मैं ए को बोल सकता हूं एक जीरो वेक्टर है? सिमिलरली बी को मेरे पास बन जाएगा बी वेक्टर, क्योंकि उसका ये पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली सी बन जाएगा सी वेक्टर, और ये मेरे पास बन जाएगा डी वेक्टर। ओके, अब ए बी वेक्टर क्या बनेगा? ए बी वेक्टर बनेगा मतलब दूसरा वेक्टर माइनस पहला वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिमिलरली सी डी बनेगा डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो आगे ये मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसको। तो देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा वो मेरे पास बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस, ये मेरे पास बन जाएगा डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, हाँ, क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है भैया, प्लस ए सी ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा बेसिकली माइनस सी वेक्टर, है ना, क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब इसको अपन यहाँ से करते हैं ओपन, इसको अपन कर लेते हैं ओपन। ये मेरे पास आएगा बी वेक्टर क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस बी। अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं, तो क्या मुझे यहाँ से हाँ सही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। पहली, बी क्रॉस डी से एक बी क्रॉस डी कट रहा है, सी क्रॉस डी से एक सी क्रॉस डी कट रहा है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से ये और ये, बट मैंने ये सीख रखा है कि ये दोनों तो सेम ही होते हैं। मैंने यहाँ पे सीख रखा है ना यार, यहाँ से ऊपर वाली प्रॉपर्टीज है कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। तो क्या मैं इसको माइनस बी क्रॉस सी को इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट क्या मैं इसको थोड़ा और इज्जतदार तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, 2 को मैं तोड़ दूंगा, 4 इंटू 1 बाई टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, और मैं यहां पे जानता हूं कि हाफ टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है? ट्राइंगल का एरिया नहीं होता, ये ट्राइंगल का एरिया नहीं होता है। तो ये बेसिकली हो गया मेरे पास यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, और ये मेरे पास यहाँ से 4 है ही, तो ये मेरे पास यहाँ से 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी प्रूव हो गया। यहाँ से अपन का कंसेप्ट क्या सीखने की बात थी? कंसेप्ट सीखने की बात थी कि यहाँ से हमेशा जो भी एक वेक्टर है उसको जीरो मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि इससे आसान हो जाता है, मतलब बेसिकली पोजीशन। अब देखो, मैं इसको खुद मान लो कुछ ए वेक्टर मानता तो यहाँ पे मेरी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो अपन इसको पोजीशन वेक्टर्स सिंप्लीफाई करने के लिए आसान आसान रखते हैं, ताकि इसको ओरिजिन ही मान ले। तो अपन ने स्ट्रेट लाइंस में भी तो कितनी बार सीखा यार कि अपन कुछ नहीं मिलता तो अपन ओरिजिन ही मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट को, ताकि थोड़ा आसान रहे अपन को डिराइव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट अच्छा है काफी। क्या है ये? लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट, ठीक है, ये दिया है, मॉड ए की वैल्यू दिया है, मॉड सी दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है, और बी क्रॉस सी दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले उसने वो रखा है लैम्डा। तो देखो, मैं तो यहाँ से सबसे पहले ये करूंगा कि जो गिवन है ना, मैं थोड़ा उसको डिराइव करता हूँ अच्छे से। बी क्रॉस सी दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा विल बी इक्वल टू √15। ये तो दिया हुआ है। मॉड बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? मॉड बी दिया हुआ है 4 इंटू मॉड सी कितना दिया हुआ है 1 इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू √15। मतलब साइन थीटा मुझे यहाँ से दिया हुआ है √15/4। क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कॉस थीटा निकाल सकता हूँ? ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। देखो क्या आती है मेरी बात, साइन थीटा मतलब ये थीटा है मेरे पास, तो मेरे पास आ जाता है √15 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। तो सीधी सी बात है, 16 - 15 1, तो ये मेरे पास बनेगा 1। तो बात यहाँ से ये आती है कि कॉस थीटा मेरे पास बन जाता है 1/4, वही। अब क्या मैं इसको
दोनों तरफ होल स्क्वायर, मतलब मॉड लेके दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का मॉड लेके स्क्वायर करके लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, मॉड बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर माइनस 4 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऑफकोर्स यहाँ से अपन ने यहाँ से ये वाली बात सीखी है, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। बट मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाता है 1, तो ये तो ऐसे ही चला गया। मॉड बी स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 प्लस मॉड सी कितना दिया हुआ है 1 प्लस 4, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -4 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब बात ये आती है -4 मॉड बी कितना दिया हुआ है 4, मॉड सी कितना दिया हुआ है 1, कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 1/4 विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो 4 से एक 4 कटा, तो यहाँ पे बेसिकली आया -4, तो -4 से -4 कटा, तो लैम्डा स्क्वायर मेरे पास आ गया यहाँ से 16, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से +-4। क्या ये वाली बात अब तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन करवाने को मैं बहुत सारे आसान भी करवा सकता हूँ। एक वेक्टर दे दिया, दूसरा वेक्टर दे दिया, बोल दिया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो तुम खुद भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक 11th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि उनको सबसे पहले यही सिखाया जाता है। यहाँ पे अपन का मेन कंसेप्ट था अपन कैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे ये जो अपन का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें अपन का दोनों यूज हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अपन ने यहाँ से यही सब चीजें सीखी कि अपन कैसे चीजों को यूज करें, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉड्यूलस अगर अपन को दोनों तरफ लेके स्क्वायर करना पड़े, एक वो कंसेप्ट सीखा। एक अपन ने देखा कि अगर कुछ नया दिया हो तो एक ओरिजिनल मान लो या फिर जीरो वेक्टर मान लो। बात समझ में आ रही है? और एक और सबसे अच्छी बात सीखी, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर मुझे उस प्लेन का परपेंडिकुलर निकालना है, ये अपन को 3D में भी काम आएगा। 3 वेक्टर्स को तुम 3 पॉइंट्स को तुम 2 वेक्टर्स में कन्वर्ट करो, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लो, क्रॉस प्रोडक्ट लेके परपेंडिकुलर आएगा, वो अपन का काम बन जाएगा। बात समझ में आई? तो यहीं से अपन की वीडियो एंड होती है। आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।